नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस व्यक्ति की जिसका नाम इतिहास में याद आएगा सबको कि 21 जुलाई 2025 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। और इसलिए दिया कि उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। 21 जुलाई 2025 इस दिन का बहुत ही महत्व है। महत्व इसलिए नहीं है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, महत्व इसलिए है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, हिंदुस्तान की प्रोटोकॉल में प्रेसिडेंट के बाद आते हैं नंबर 2 पे और प्रधानमंत्री जी नंबर 3 पे आते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है और अभी तो 2 ही साल कंप्लीट हुए थे, अभी तो काफ़ी वक्त भी बाकी था। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह से उपराष्ट्रपति की रेजिग्नेशन हुई। कई इस पे चर्चा चल रही है कि क्या वाकई में स्वास्थ्य की वजह में इन्होंने अपना इस्तीफा दिया या कोई और वजह है। मैं तो खुद व्यक्तिगत रूप पे नहीं जानता, लेकिन कई बातें सुनने में आई हैं और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे इस्तीफा क्यों दिया। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने एक मोशन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो थी वो राज्यसभा में एडमिट कर ली और लोकसभा में वो एडमिट नहीं हुई थी, तो एक ही दिन एडमिट होनी थी, तो उन्होंने बिना किसी से बातचीत किए मोशन एडमिट कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि ये नाराज़ थे बड़े, क्योंकि इनको जो प्रोटोकॉल इनको मिलना चाहिए था उपराष्ट्रपति की वजह से इनको नहीं मिलता था, सरकार नहीं देती थी। जब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस यहाँ आए उस समय ये उनको मिलना चाहते थे, तो सरकार ने कहा कि हम मुलाकात नहीं कराएंगे। कई और ऐसे वाक्य सुनने में आते हैं और अपने आप को ये किसान पुत्र कहते हैं। तो मतलब ये है कि धनखड़ साहब 21 जुलाई को 1:30 बजे इन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की और सब लोग वहाँ आए, विपक्ष के रिप्रेजेंटेटिव भी आए और सत्ता पक्ष के भी आए। उसके बाद 4:30 बजे मीटिंग हुई। उसमें सुना है तो ना तो मेघवाल जी आए जो लॉ मिनिस्टर हैं और ना पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रिजिजू जी पहुँचे वहाँ। तो इस बीच कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, हमें नहीं मालूम। उसके बाद लगभग 7 बजे के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर वाकई में इस्तीफा इसलिए दिया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो निश्चित रूप से एक फेयरवेल होना चाहिए था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं थी कि इनके पास जाना चाहिए था कि भाई क्यों आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसा आप क्यों कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने 22 जुलाई को ट्वीट किया और एक मतलब के बेरंग सा ट्वीट था। तो इसका मतलब शायद ये वाकई में स्वास्थ्य की वजह से नहीं इस्तीफा दिया गया, लेकिन मुझको व्यक्तिगत रूप में नहीं मालूम, ये तो अफवाहें हैं। जो बात मुझे चुभती है वो ये है कि अगर स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा नहीं दिया गया, इसका मतलब धनखड़ जी को कहा गया कि आप रेजिग्नेशन दीजिए। तो ये एक सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, वहाँ कोई भी सरकार उपराष्ट्रपति को कहे कि आप इस्तीफा दो, एक मायना रखता है। क्या वो मायना है कि अगर सरकार किसी को पसंद नहीं करती, जिस भी पद पे वो बैठा हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो किसी और पद पे बैठा हो, सीएजी हो, वाइस चांसलर हो, अगर इनके रास्ते पे नहीं चलेगा उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। खतरा इस बात का है, इस बात का नहीं है कि धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, कि किस तरह से सरकार मनमानी करती है और इसीलिए लोकतंत्र को बहुत ही खतरा है। अगर ऐसे ही सरकार हर पद के प्रति उसका रवैया रहे तो आप सोच सकते हो वो लोकतंत्र देश कैसे कहलाएगा। इस बात पे हम चर्चा करेंगे और 3 ऐसे लोगों से चर्चा करेंगे जो जानते हैं वास्तविकता
इस देश के लोकतंत्र की ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और मैं उनका आज स्वागत करना चाहता हूँ। रेणुका जी, आप 6 बार तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, ठीक है ना। 4 बार तो आप राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से आप रह गई। तो मतलब कि, और जब आप बोलती हैं तो विपक्ष के सत्ता पक्ष के लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, डरते भी हैं थोड़ा आपसे। दूसरी बात है, आप ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, 2 बार आपने लोकसभा की इलेक्शन लड़ी हुई है और आप मंत्री भी रह चुकी हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देवेगौड़ा की कार्यकाल में, और कांग्रेस के कार्यकाल में आप इंडिपेंडेंट 4 भी थे आपका, फैमिली और विमेन एंड चाइल्ड, और आप टूरिज्म की भी स्टेट मिनिस्टर रही। तो आपका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा अनुभव है और राजनीति में भी बड़ा अनुभव है। तो इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। संजय जी, थैंक यू। आप थे मतलब कि मैं तो आपको कई बार बोल चुका हूँ कि जब आप बोलते हैं सदन भी सुनता है, सदन के बाहर भी जनता भी सुनती है क्योंकि ऐसा मतलब ज़ोरदार भाषण देते हैं। और इसलिए देते हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी बैकग्राउंड ये है कि आप हमेशा हर चीज़ में प्रोटेस्ट ज़रूर करते हैं। कई साल आप प्रोटेस्ट करते रहे, 16 साल आपने हॉकर्स के लिए लड़ाई करी और गरीब के लिए आप हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। और 2 बार आप राज्यसभा में हो चुके हैं और आपका योगदान राज्यसभा में बहुत रहा है। और आपका और धनखड़ साहब के साथ ज़्यादा ही प्रेम रहा, प्रेम कई बार सस्पेंड भी रहे, प्रेम रहा है। 146 लोग जो सस्पेंड हुए थे उनमें से आप भी एक हैं। तो बहुत उसके अलावा भी कई बार उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। और जावेद साहब, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आप भी 2 बार तो आप भी हो चुके हैं जावेद अली जी, हाँ, राज्यसभा में। और आप एक सिविल इंजीनियरिंग की आपकी डिप्लोमा रहा है और आप एग्रीकल्चरलिस्ट भी हैं और समाजवादी के बड़े करीब भी रहे, ख़ास तौर पे मुलायम सिंह जी के बड़े करीब रहे आप। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपने बड़ा हिस्सा लिया। तो और आप भी जिस कम्युनिटी के लिए आप खड़े रहे थे वो पार्लियामेंट में, सारा देश उस बात को सुनता है। मैं तो खैर बहुत गौर से सुनता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए रेणुका जी, इशू क्या धनखड़ का है या कैसे ये सरकार चलाते हैं वो रियल इशू है? इशू इस सरकार का अहंकार का है। ना संविधान के ना समझ लोग हैं और इनकी तजुर्बा भी नहीं है चलाने का। जब ये 3 मुद्दे को लेकर अगर आप आएंगे और कुर्सी पे बैठेंगे तो ऐसे होना ही है। आप एक बार झांक के देख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन को हटा दिए आज। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर 6 साल से नहीं है। 6 साल से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पोस्ट तक नहीं भर्ती करते हैं। दूसरी बात, ये चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को देख लीजिए, 8 पोस्ट वहां खाली पड़े हैं। 8 पोस्ट वहां खाली पड़े। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का वाइस चेयरमैन का पोस्ट खाली बना के रखे। और लंबा लिस्ट है। यही तो असली लोकतंत्र है। तो मैं ये कह रही हूं कि इनकी नीयत में खोट है कि एक लोकतंत्र में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग आरटीआई का कहाँ है, लोकपाल क्या हो गया? अगर आप देखें तो एक नज़र में इसका एक क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा है कि एक एक करके लोकतंत्र का जो आम जनता को हमने हथियार दिए थे कि आपके हक बनती है, संविधान का दिया हुआ अधिकार है, इसको काट कूट के आज हम एसआईआर तक आ गए कि आपका वोट का हक भी आप नहीं दे सकते, आपका मजहब का पहचान वो सर्टिफिकेट देंगे। ये ऐसे ये नाटक करते। अब आ गया मुद्दे पे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हट्टा कट्टा लंबा जाट, सुबह हाउस चलाया, बातचीत हुआ, चर्चा हुआ, सब कुछ हुआ। ऐसी कौन सी बीमारी है? मैं उस बात पे परेशान हूँ कि ये अजीब ढंग की वायरस लग गई ये जाट बेटा को कि शाम तक वो इस्तीफा दे दिए कि वो बीमार है। और सरकार के अहंकार देख लीजिए। ऑपोजिशन में हमने पूछा, जब ऑपरेशन सिंदूर और ये पहलगांव का मुद्दा उठे, हमने कहा आप स्पेशल सेशन लगवा दीजिए ताकि जानकारी हो, हमें समझना है। एंटायर ऑपोजिशन एक मुक्त कंठ से कहा कि आपको जो करना है करिए, हम सब आपके साथ हैं।
देश की बात है। तो हमने फ्री हैंड दे दिए। फिर हम समझना चाह रहे कि भैया हुआ क्या, क्योंकि ट्रंप जी वहां से कह रहे 26 बार कि मैंने किया, यहां से तो हम गूंगे बहरे बन के बैठे हैं। आम जनता तो पूछ रही है, सवाल शंका उठती है, अफवाहें उड़ रहे हैं। सो वी आस्क्ड फॉर दिस, सो दे डिडंट गिव द नो स्पेशल सेशन का नोटिफिकेशन आके 28 डेज हो गए। पहला दिन ऑफ द सेशन, जो अहम सेशन है, क्योंकि स्पेशल सेशन नहीं चला, अहम मुद्दे हैं इसमें और सब देश राह देख रही है। पहला दिन ऑफ पार्लियामेंट में उपराष्ट्रपति रिजाइन, प्रधानमंत्री विलायत घूम रहे, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। आपको नहीं लगता ये षड्यंत्र है, अहंकार है ये? पता है संजय जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, धनखड़ जी तो ऐसे शख्स रहे, गवर्नर रहे वहाँ पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से उन्होंने ममता जी की सरकार को उनके खिलाफ बयानात दिए, उससे तो प्रधानमंत्री जी ये सरकार बड़ी खुश थी। और उसी वजह से शायद इनको यहाँ लाया गया। यहाँ जो इन्होंने अपने कार्यकाल में जो राज्यसभा चलाया, जो वो कहते थे वही करते थे ये। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट अपनी बात करने लगे, उस दिन ये सरकार कुछ भी कर सकती है। देखिए सर, पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीमारी कारण नहीं है। अच्छा, इतने नादान तो ना इस देश के लोग हैं, ना हम हैं, ना आप हैं, और ना जितने भी दोनों सदनों के सदस्य हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि स्वास्थ्य कारण नहीं है। पर क्या कारण? बीमारी कारण नहीं है। उनको हार्ट अटैक भी हुआ था, आपको याद होगा। तो एम्स में एडमिट हुए थे, उसके बाद ठीक हुए। अगर वो, और उसके बाद वो प्रोग्राम था परसों पर, उसके बाद हाउस में आए। और मैं 2-3 बातों का जिक्र आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि सैटरडे को मैं उनसे मिला था अपने एक मामले में, एक प्रिविलेज का नोटिस मूव करना था उसको लेके, और फिर संडे को भी मैं मिला था। 2 दिन लगातार मैं मिला। उसके बाद मंडे को पूरे दिन 3 बार बीएससी की मीटिंग टली। ये देश के लोगों को जानना चाहिए। मैं 8वां साल हो गया राज्यसभा में रहते हुए, और बीएससी का मेंबर मैं लगातार रहा काफी समय से। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बीएससी की मीटिंग एक बार टाली जाए, फिर दूसरी बार टाली जाए, फिर तीसरी बार टाली जाए। तो ये तो पहला टाइम क्या था? पहला टाइम था 11:30 बजे। अच्छा, उसके बाद फिर टाइम हुआ 12:12 बजे। अच्छा, फिर उसके बाद टाइम हुआ कि शाम को 4:30 बजे। अच्छा। तो ये 4:30 बजे वाली मीटिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें ना तो मिनिस्टर आए किरण रिजिजू जी, ना अर्जुन राम मेघवाल जी आए, और ना जेपी नड्डा जी आए, जो कि लीडर ऑफ हाउस। उसके पहले की यह घटना है कि इन्होंने इम्पीचमेंट का जो नोटिस था उसको एक्सेप्ट करने का अनाउंसमेंट किया जस्टिस वर्मा के खिलाफ। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा कारण है। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जस्टिस वर्मा का नोटिस सरकार चाहती थी कि लोकसभा में लाया जाए, उसका क्रेडिट अपने ऊपर वो लेना चाहते थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने राज्यसभा में उसको पहले एक्सेप्ट कर लिया, उसको अनाउंस कर दिया, उसको लेके एक सरकार में नाराजगी हुई, और नाराजगी इतनी हो गई कि बीएससी की मीटिंग में ऐसा कभी नहीं होता है कि सरकार के या लीडर ऑफ हाउस ना आए, या मिनिस्टर ना आए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ना आए। ये पहली बार हुआ। तो मुझे लगता है कि उनको कुछ संकेत मिल गया कि आज शायद मुझे हटा देंगे, या सरकार खुद ही मेरे खिलाफ कोई इम्पीचमेंट मोशन लेके आए मुझे हटाने के लिए। कुछ उनको संकेत दिया गया, मुझे नहीं मालूम उसकी सच्चाई क्या है, और जिसके बाद कि वो अचानक जाते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। देखिए सर, ये सरकार चलाने का इनका तरीका देखिए। एक संजय मिश्रा है जो ईडी का डायरेक्टर है, जिसको बचाने के लिए बार बार एक्सटेंशन देने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि भाई ये अनावश्यक है कि आपको कोई ऐसा अच्छा अधिकारी नहीं मिल रहा है कि आप जिसको ईडी का डायरेक्टर बना लें। लेकिन उस संजय मिश्रा को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ये देते जाते हैं। दूसरा उदाहरण है आलोक वर्मा का, जो सीबीआई का डायरेक्टर रहता है। जब राफेल को लेकर शिकायत वहां पे दी जाती है और ऐसा
लगता है कि शायद उस पर वो कोई जांच करने वाले थे या जो कुछ भी करने वाले थे उस समय, ऐसी खबरें आई। एक सीबीआई के डायरेक्टर का ऑफिस सील कर दिया गया और उनको आनन फानन में हटा दिया गया। अब मुझे ये घटना कुछ इस तरह की लगती है कि शायद टकराव इतना बढ़ गया था कि इनको साफ संकेत दिया गया कि आप हट जाइए, नहीं तो हम आपको हटा देंगे। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करेगा आदमी, जाके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बीमारी कारण नहीं है, ये 100% मैं कह सकता हूं अपनी समझ से। और जितने भी लोग थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ रखते हैं और जो मोदी जी के बारे में जानते हैं, जो अमित शाह के कार्यशैली के बारे में जानते हैं, जो बीजेपी के काम करने के तौर तरीके के बारे में जानते हैं, वो सब ये समझ रहे हैं अच्छी तरीके से कि स्वास्थ्य कारण बिल्कुल नहीं है। अगर मान लीजिए स्वास्थ्य कारण था तो आप बहुत इज्जत के साथ सब लोग, हम लोग चलते, उनसे मिलते, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते, उनको अच्छा स्वास्थ्य कहाँ मिल सकता है, कैसे पार्लियामेंट में, राज्यों में और राज्यसभा में उनको विदाई समारोह देते हैं। विदाई समारोह तक आपने नहीं दिया, एक बात। दूसरी बात क्या है कि एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जब सेशन चलता है तभी उनका काम होता है, उसके अलावा तो कभी उनका कार्यक्रम कहीं लगा, गए नहीं गए। वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे उनको ज्यादा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती थी। तो ये कहना कि भाई स्वास्थ्य के कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये इस्तीफा सरकार के द्वारा दिलवाया गया है और प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को अगर आप इस तरीके से फोर्स करेंगे, दबाव डालेंगे कि आप इस्तीफा दो और अपना पद छोड़ो, पहली बार हुआ तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आजादी के बाद 78-79 वर्षों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति को अपने बीच के कार्यकाल में ऐसे इस्तीफा देना पड़ा हो, एक घटना को छोड़ के जिसमें उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो बाकी तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो फोर्स करके इस्तीफा दिलाया गया है, ये मेरा साफ तौर जावेद पर। भाई, आपसे मैं इनकी जो बात है उससे एक सवाल उठता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो चेयरमैन होता है एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का, उसको हक है हाउस कैसे चलाना है, कौन सा मोशन एडमिट करना है, कौन सा एडमिट नहीं करना, तो उसको अपना वो संवैधानिक हक है, हाँ, क्योंकि उस पद पे बैठे हुए हैं। और अगर उन्होंने कोई ऐसा निर्णय लिया तो उस संविधान के अंतर्गत उनका हक है वो निर्णय लेने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो संविधान का हक, अपना जो हक है निभाएं, और सरकार को, प्रधानमंत्री जी को या सरकार को अच्छा नहीं लगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बताएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये बताएंगे इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन बिहार में क्या करेगा, ये बताएंगे कि कौन किसकी नियुक्ति होगी, ये बताएंगे कि कौन से जज हम तय करेंगे जिसके पास मुकदमा जाएगा। ये सब मुकदमा नहीं, ये जो मोशन का जो जज हैं वो भी तय करेंगे। ये किस किस्म का लोकतंत्र है? देखिए साहब, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, मुझे ये लगता है कि ये एक तरीके से चैंपियनशिप का एक कंपटीशन हो गया। सरकार अपनी चैंपियनशिप इस्टेब्लिश करना चाहती थी करप्शन इन जुडिशरी, इस विषय पर लोकसभा में मोशन ला करके। और हमारे जो धनखड़ साहब हैं, जिस दिन ये राज्यसभा के चेयरमैन बनकर सीट पर बैठे थे, उसी दिन इन्होंने यलगार बोल दी थी जुडिशरी के खिलाफ, आपको याद होगा। जी हाँ, बिल्कुल, पहले भाषण में। और उसके बाद इन्होंने कोई मौका छोड़ा नहीं, हाउस के अंदर या हाउस के बाहर छोड़ा नहीं, जहां जुडिशरी को थोड़ा बहुत भी माफ किया हो। तो धनखड़ साहब ये चाहते थे कि ये एक मौका है जुडिशरी से, जो उन्होंने एक बड़ा कायदे के साथ एक टकराव वाली स्थिति बना ली थी, उसमें चैंपियन वो कहलाए। मोदी जी चाहते थे एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कि करप्शन इन जुडिशरी के मसले पर उनका लंबा चौड़ा भाषण हो और कांग्रेस को और विपक्षी दलों को वो उसमें लपेटें। लोकसभा के भाषण पे ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी रहती है, तो वो भाषण लोकसभा में हो, इसलिए मोशन, मतलब जो वो इशू है वो भी लोकसभा में आए, भले ही वो भाषण 3 महीने बाद होगा या 4 महीने बाद होगा, जब भी होगा, वो वहाँ चाहते थे। तो ये करप्शन
जुडिशरी के खिलाफ एक चैंपियन कौन है हमारे यहाँ, मोदी जी हैं या धनखड़ जी हैं, ये उस चैंपियनशिप को इस्टेब्लिश करने का ये झगड़ा जो है वो चला और ये स्थिति हो गई। जो बात संजय भाई ने कही बीमारी की बात, आज की तारीख तक, अभी आपके यहाँ पहुंचने से पहले तक 20 करोड़ की पार्टी में से एक भी आदमी उनका हाल पूछने नहीं गया है। सही बात। और 20 करोड़ की पार्टी में कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री हैं, इनमें सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने, जो आपने कहा बड़ा बदरंग सा एक ट्वीट किया है, किसी मिनिस्टर ने, पार्टी के अध्यक्ष ने, किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने, किसी मिनिस्टर ने उनके लिए स्वास्थ्य की शुभकामना तक नहीं दी है। तो ये बात स्पष्ट है कि ये मामला जो है स्वास्थ्य का तो नहीं है। हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को संविधान के अंदर पद पर रहते हुए कई किस्म की इम्यूनिटी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में उसमें एक धमकी की भी इम्यूनिटी होनी चाहिए, ये जोड़ना पड़ेगा। कानून बनाए कि कहीं से कोई थ्रेट अगर आए तो उससे भी वो निपट सके, प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा उसका। तो बीजेपी का ये अंदाज है सरकार को चलाने का, वो किसी भी फासिस्ट के या किसी भी तानाशाह के जो अंदाज हो सकते हैं वो सब एक एक करके एक्सरसाइज कर रही है। प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति जी ऊपर होते हैं और सरकार के बाकी सब पदाधिकारी और सारे ऑफिशियल सरकार के नीचे होते हैं। तो उनसे तो इस्तीफा मतलब लिखत वैसे तो मांगा ही नहीं जा सकता, लेकिन जैसी चर्चाएं हैं, पार्लियामेंट में बहुत चर्चाएं होती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने सूत्रों से खबर लेकर के आते हैं। कुछ लोग पुख्ता तरीके से ये बताते हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बीजेपी के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति से बात हो रही थी, मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमने दस्तखत करवा लिए थे। अच्छा। और उन्हें ये बताया गया कि अगर उस पर 63 दस्तखत हैं इम्पीचमेंट वाले उस पर, तो उससे कहीं ज़्यादा आपके खिलाफ भी हमारे पास दस्तखत हैं। धमकी। और मुझे कहीं से ये भी थोड़ी सी जानकारी मिली है कि जब उन्हें ये बात कही गई तो पहली बार में तो वो ठीक से समझ ही नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है। अच्छा। थोड़ी देर के बाद वो समझे, तब उन्होंने राष्ट्रपति जी के यहाँ जाकर के इस्तीफा देने का फैसला किया। खैर, लोकतंत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं है और इसमें भले ही हम धनखड़ साहब की जो सदन के अंदर कार्रवाई का जो उनका अंदाज रहता था, जिस तरीके से वो डील करते थे इश्यूज के साथ और ख़ास तौर से अपोजिशन के इश्यूज के साथ, उससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। हम लोग उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाए थे, लेकिन जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, ये जो काम हुआ है ये लोकतंत्र के हक में नहीं है और ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरे की शुरुआत ये हो रही है। अब भविष्य में आगे कैसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे ये समय जावेद भाई, जो आपने बात कही इससे एक और मन में मेरी बात आती है, सवाल उठता है कि ये तो बड़ी दुख की बात है कि एक वाइस प्रेसिडेंट, अगर हम मान लें कि भाई ये स्वास्थ्य की वजह से नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह हमारी राजनीति में जो नंबर 2 के प्रोटोकॉल में है उसमें उसको ये भी हिम्मत नहीं ये वो कहे कि ठीक है मैं इस्तीफा नहीं देता, आप जो करना है करिए, कर ले। सर आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब कि जो सबसे बड़े पद पे बैठे हुए डरे हैं हुए। उनके पास कोई हिम्मत नहीं है, तो ये एक लोकतंत्र। मैं थोड़ा सा 1 मिनट संजय भाई, मैं थोड़ा सा इस बात को, सर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट होता है, कोई भी संगठन होता है, उसके अंदर एक बाइंडिंग फोर्स होती है। वो क्या है? अगर वो बाइंडिंग फोर्स आपकी आइडियोलॉजी है तब आप ये कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं। आजा भाई, फ्री फॉर ऑल। लेकिन यहां जो बाइंडिंग फोर्स है
इस पूरे इस्टेब्लिशमेंट की, उस पार्टी का है तू भी आ जा, उस पार्टी का है तू भी आ जा, तूने हमको गाली दी है तू भी आ जा, तूने हमें गाली नहीं दी, तू बहुत दूर था हमसे, तू भी आ जा, अच्छा तो चीफ मिनिस्टर तू बन जा, ये कर। यहाँ जो बाइंडिंग फोर्स है इस पूरे इस्टेब्लिशमेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ पावर है। और जब पावर बाइंडिंग फोर्स है, ये पूरा जो इनका तामझाम है, ये सिर्फ सत्ता या पावर की वजह से एक साथ है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते तो हैं, ये आप कहते हो कि छोटे लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, यही मतलब है आपका? मेरे कहने का मतलब ये है छोटे कि मन जो के आइडियोलॉजिकल मन के लोग बड़े पदों पे बैठे हैं। जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से लोग आगे बढ़ते हैं, राजनीति में अपनी जगह बनाते हैं, उन्हें कहने की और अपनी बात के लिए असर्ट करने की, अपनी पोजीशन को असर्ट करने की उनके अंदर हिम्मत होती है, करेज होता है। और जो बहुत सारी पार्टियां बदल बदल करके और उस तरीके से आगे आते हैं, तो वो साहस जुटा नहीं पाते। धनखड़ साहब के बारे में मुझे कहना नहीं चाहिए, वो बड़े हैं। राज्यसभा के हाउस में जितने लोग नीचे बैठते हैं, उन सब से वो कम एक्सपीरियंस के राजनेता हैं। हाँ। वो 1.5 साल एमपी रहे थे और एक टर्म जो है वो एमएलए रहे थे। उसके अलावा पॉलिटिक्स में उनको दूसरा एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, जो आपको नहीं है। क्वालिफाइड वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो उनकी क्वालिफिकेशन थी, सिर्फ ममता जी को परेशान करने के अलावा कोई दूसरी नहीं। जिस सरकार में वो थे गवर्नर बन के, उसी सरकार तो के जो खिलाफ बात मैंने उठाई उसके बारे में देखिए आपका सर, ख्याल क्या? आपने संस्थाओं के प्रति सम्मान की बात करी। पिछले 11 साल में मोदी जी के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे, किस पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की इन्होंने। आज जुडिशरी की हालत देख लीजिए, बड़े से बड़ा मामला होता है, लोग जज का नाम, मुझे पता नहीं एक बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, जज का नाम देख के बता देते हैं इसमें बेल मिलेगी, हाँ, नहीं इसमें मिलेगी, हाँ, फिटिंग, इसमें कार्रवाई होगी, इसमें कार्रवाई नहीं होगी, इसमें ये फैसला आएगा, इसमें वो फैसला ये आएगा। तो इन लोगों को ये आदमी इस पार्टी से शायद इन लोगों को ज्यादा जानकारी तो नहीं सर है, मैं वैसे ये ही आपसे कह कह रहा हूं कि जजेस जुडिशरी को लेके सवाल उठने लगे, सीबीआई को लेके सवाल उठने लगे, ईडी को लेके सवाल उठने लगे। आप प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं सर। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक याद दिलाऊंगा आपको, जब इस मंदिर का शिलान्यास हो रहा था प्रभु श्री राम के मंदिर का, उस समय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, जी हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी गए, उनके साथ राज्यपाल गई आनंदीबेन पटेल, और प्रधानमंत्री गए तो उनके साथ भागवत जी गए, राष्ट्रपति नहीं गए, क्योंकि प्रोटोकॉल में वो ऊपर चले जाते, उनको सारा कुछ आगे दिखाना पड़ता, उनके पीछे इनको चलना पड़ता। और फिर एक मानसिकता भी, दलित समाज के व्यक्ति थे तो उनसे कैसे मंदिर का शिलान्यास कराते। अब आ जाइए संसद के उद्घाटन का। संसद के शिलान्यास और उद्घाटन दोनों में राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं। तो आपने संस्थाओं के सम्मान की बात की, पद के सम्मान की बात की, कब किया इन्होंने? इन्होंने जिसको जैसे चाहा वैसे डंडे से नचाना चाहा, और जैसे चाहा अगर आपने उनके हिसाब से काम नहीं किया, उनसे उनकी लाइन से आप थोड़ा भी इधर उधर भटके, तो फिर आपको निकाल के बाहर कर दिया। यही काम कुल मिलाकर इस मामले में भी हुआ है। और जो बात जावेद भाई कह रहे हैं कि 100 तरह की असहमति हो सकती, मैं तो सर इस संसद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निलंबित रहने वाला सांसद हूं। 11 महीने तक मैं सस्पेंड रहा, 11 महीने। तो आप देखो, और आपने वो इतिहास बनाया जो कोई और नहीं बना सका, तो और इनकी वजह मैं से बात आपसे कह रहा हूं, कमीशन के चॉइस और कई बार हाउस से बाहर किया गया, कई बार मार्शल से बाहर किया गया, लेकिन बावजूद इसके अगर आप ये कहेंगे कि भाई इस तरीके से उपराष्ट्रपति को अगर धमका के उनका इस्तीफा लिया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है, तो फिर तो इसके बाद कुछ नहीं बचता। आप कहते रहिए राष्ट्रपति हैं, कहते रहिए आप संवैधानिक पद पे हैं, कहते रहिए कि आपको दूसरा सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री के ऊपर का प्रोटोकॉल है, लेकिन तौर तरीके और काम में तो ये दिख नहीं रहा है। रेणुका जी, अब आपने कभी सुना कि सीएजी ने ऐसी रिपोर्ट दी जो हमारे कार्यकाल में दी जाती थी कि इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, हाँ, और या किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा कि आप गलत कर रहे हो?
आपने सुना पिछले ये हम देख 2014 रहे के हैं, बाद? चश्मदीप गवाह है हम लोग कि सीजेआई को भी इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस से हटा दिया और ब्यूरोक्रेट को लाके रख देखिए दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जी। की जजमेंट, उसमें कहा कि चीफ जस्टिस साहब का कमेटी में उनका होनी चाहिए। हो गए, वो भी उन्होंने कहा कि हम नहीं हटा दिए। करेंगे। तो इसीलिए संस्थाओं का कोई सम्मान नहीं। तो यही तो बात, इसका मतलब ये हुआ कि ये देश मनमानी से चल रहा हाँ है बिल्कुल, और जो अहंकार बुनियादी तौर पे लोकतंत्र खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका, खतरे में है। जावेद भाई ने एक बात कही थी, आपसे शुरुआत करता हूँ कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो करप्शन की लड़ाई है मैं लड़ना चाहता हूँ, देश को बताऊंगा कि जुडिशरी में जो करप्शन हो रहा है, ठीक है ना, चलिए बात मान ली हमने, लेकिन इसमें तो करप्शन का तो कोई आरोप ही नहीं है, आपको मालूम है? अच्छा नो प्रॉब्लम, 2 दिन में शुरू हो जाएगी। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें तो करप्शन का कोई आरोप तो ही मामला नहीं है। था ही नहीं, इसमें था ही तो नहीं। करप्शन की कौन सी बात हुई है बताइए? नहीं, अब आने वाली है, नेक्स्ट चैप्टर वही है। अच्छा, जो अब देश में- बनावटी करप्शन का अब नो, उसके इल्जाम मैं और लगा पूछ रहा देंगे। हूँ रेणुका जी, जो देश में जो करप्शन हो रही है, जो सभी जानते हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? सारे लोग जो करप्शन में हैं, पार्टी में हैं। जुडिशरी के करप्शन में एक किसी जज के खिलाफ लड़ेंगे जिसमें ऊपर करप्शन का कोई आरोप ही नहीं है। हाँ, तो फिर ये असल अहम मुद्दा ये कि है। उस रिपोर्ट तक जो इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की, उस तक हम लोगों की एक्सेस है नहीं। ये आपकी तो एक्सेस है, नहीं, वो रिपोर्ट तो किसी को नहीं दिखाई गई। किसी को नहीं दिखाई। नहीं, वो नहीं, दिखाई हम भी नहीं किसी जा को सकती, देखा जो मैंने मालूमात की है वो दिखाई नहीं जा सकती तो है। फिर करप्शन का क्या मामला? मैं बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ जो मीडिया है वो एक परसेप्शन बनाता है, अरे वो narrative भी बनाता मजबूर है। जो भी है हाँ, वो खुशी से वो मजबूर कौन से फ्री बोल रहे हैं? वो एक free नैरेटिव speech। बनाता है, और उसने ऐसा नैरेटिव बनाया है कि भले ही वो घर की बाउंड्री से बाहर पैसे मिले हों, भले ही वो घर पर ना रहे हों, किसी के हों या ना हों, लेकिन एक ऐसा नरेशन बनाया है जैसे कि वो सारे के सारे पैसे उन्हीं जज साहब के थे जिनके घर के बाहर स्टोर ये तो किसी ने नहीं कहा, वो तो रिपोर्ट में नहीं लिखा। नहीं, ऐसा एक नरेशन बनाया है, तो नैरेटिव बनाया है। प्रधानमंत्री हैं, उनके पास तो Narrative बनाया वकील हैं, उनके अटॉर्नी जनरल हैं, सोलिसिटर नहीं, जनरल हैं। ये तो रहा इनका इंडिविजुअल मामला, लेकिन करप्शन इन जुडिशरी ये भले ही कहीं लिखत पढ़त में हुआ या ना हुआ हो, आप मेरी बात से यकीनन सहमत नहीं होंगे, लेकिन वो है सर। नहीं, कौन नहीं, मैं सहमत नहीं, हूं। वो अलग बात है। मैं कौन वो सा है, कहता है? तो अब वो चूंकि ऑलरेडी प्रिवेल करता है जुडिशरी के अंदर, एक मौका मिल गया, नैरेटिव भी बन चुका है मीडिया के द्वारा देश के अंदर, तो चलो इस पर थोड़ी सी वो कर लेते हैं और इसका क्रेडिट ले लेते हैं। नहीं, क्या मुझे परेशानी? मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। ये दिखावा के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र है जो चंद दिनों में बाहर निकलेगी। मैं हमेशा कहती हूँ, राजनीति में रहस्य रहते नहीं। बात मोस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम इज पॉलिटिक्स, इसमें बात निकलेगा। और इसको बलि का बकरा बना दिए जस्टिस साहब को, एंड इसको दिखा के लोगों को डरा डरा के क्या वाइस प्रेसिडेंट को भी हटा दिए हैं। एंड आई डोंट बिलीव दैट दिस हैज नहीं, हैपेंड। बट कई जजों के खिलाफ आरोप हैं। है, मैं मना नहीं कर रही। ये जानकारी सरकार को है, ये जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है, उनको मालूम है कि कौन जज के खिलाफ क्या क्या आरोप हैं। उसके बारे में तो कोई कुछ कहता नहीं है। हम भी मानते हैं कि जुडिशरी में करप्शन है और उस पर कार्रवाई और एक रास्ता बनाना चाहिए कि किसी से दूर किया जाए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सरकार में करप्शन है। इसमें तो करप्शन की लड़ाई ये कैसे लड़ सकते हैं जब खुद ही सरकार के अंतर्गत इतने ज्यादा करप्शन के मामले हैं? सर, करप्शन से इनका क्या लेना देना है? हाँ, करप्शन में आप पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक आप उठा के देख लीजिए। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप इन्होंने, सिंचाई घोटाले का आरोप अजीत पवार जी पे लगाया भोपाल में, तीसरे दिन अपनी पार्टी में ले लिया। हसन मुशर्रफ पे आरोप ऐसे लगाया, तो पूरा अपनी लाइन पार्टी में ले लिस्ट। लिया। छगन भुजबल पे ईडी सीबीआई लगाया, अपनी पार्टी में ले लिया। नारायण राणे पे आरोप लगाया, अपनी पार्टी में। येदुरप्पा इनकी पार्टी में, रेड्डी ब्रदर्स सरकारें इनकी पार्टी गिराई, में। आंध्र सरकारें प्रदेश गिराई, संजय सर, जी। वाटर घोटाले की बुकलेट जारी की थी इन्होंने हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इनकी पार्टी का मुख्यमंत्री।
मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, सब पे नारदा शारदा स्कैम इन लोगों ने लगाया। अरे आप तो भूल जा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी बड़ी अजीब हालत होती है, वो बेचारे सड़क पे प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तब तक पता चला मोदी जी ने माला पहना दिया। तो अब वो नारे लगाए कि जिंदाबाद लगाए, उनको समझ में नहीं आता। तो ऐसी हालत कर दी है। इसका तो मतलब करप्शन से फिलहाल ये जो बात कही जा रही है, नहीं, वही जावेद भाई क्वालिफिकेशन ने है। एक बात कही जो उसको बारीकी से पकड़ने की जरूरत है कि ये दिखाना है कि हम करप्शन के हाँ, खिलाफ ये मैं हाँ, कही। वो है। ये असलियत मैंने नहीं कहा। है। खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ ये दिखावा है। दिखाना है कि हम करप्शन के खिलाफ। करेक्ट। बस और इतना ही मतलब। उसी जज के जिसके ऊपर ये आरोप नहीं है। हाँ, तो हाँ, बाकी हाँ। ये इनका एक सबसे भी आरोप नहीं है इनके सारे करीबी लोग देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लूट के सर विदेशों में बैठे हुए हैं, चिढ़ा रहे हैं आपको, आप उनको वापस नहीं ला पाते, और आप कह रहे हैं हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हजारों हजार करोड़ रुपए बैंकों का जिन्होंने खाली कर दिया, इनके खुद के सबसे करीबी मित्रों, कितनी कंपनियां, कितने एयरपोर्ट, कितने पोर्ट, सब उनको सबको दिया जा रहा है। अरे पोर्ट में क्या क्या पकड़ा गए वो भी सब जानते हैं। हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि करप्शन के खिलाफ इनकी कौन सी लड़ाई है? मतलब अगर आप देखेंगे 11 साल के इनके इतिहास को, तो मेरे ख्याल से आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार है ये। यही इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है सर, किसी के दिमाग में होना नहीं चाहिए। सबसे भ्रष्ट सरकार है, और भ्रष्टाचारियों को ये गले लगाते हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना तो वही क्वालिफिकेशन। वो दिखावटी वाली बात जो वो कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। दिखावेपन के लिए मोदी जी को कुछ भी करना पड़े, वो मतलब सब कुछ बनने के लिए तैयार है। वो जापान में जाएंगे तो जैपनीज बन जाएंगे, वो जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन वाला बन जाएंगे, यूएस में जाएंगे तो तमिलनाडु में अमेरिकन लुंगी बन में जाएंगे, घूमेंगे। तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल बन जाएंगे। वो सब वो कर सकते हैं। दिखावे वाला मणिपुर में तो खैर नहीं गए सर, कभी नहीं है, शर्माते हैं। तो इसलिए बाकी जगहों पे जहां जाएंगे वहां का उनका बलिया से भी रिश्ता है, और दिल्ली से भी रिश्ता है, और गुजरात से भी, पूरे दुनिया से उनका रिश्ता है सर। तो वो दिखावे के लिए तो कुछ भी छोटे कर सकते देश का मेडल लाके बड़ा शान से घूमते हैं। देखिए कमजोरी वहां हम गलत फहमी पे हैं कि सोचे प्रधान अपने लोगों को लेके जाते हैं जहाज से, उन्हीं से नारे लगवाते हैं, उसमें एक आध दो महिला रो देती हैं, उसको हमारे मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले चलाते रहते हैं दिन रात कि देखो ये महिला रोने लगी प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा, वो एक महिला हर जगह रोती है। नौटंकी का एक ही महिला कई जगह ना, एक नहीं, एक ना एक महिला जरूर रोती है। हाँ, कई उसमें इंडियन पासपोर्ट उसके हाथ में, हाँ हमेशा। और वो लंदन पहुंच गई है। नहीं, इक्वल राइट्स तो कहते हैं ना, महिला बिल आरक्षण बिल लाने वाले थे, तो बस ये दिखावा ये भी हो गया है, गाजर हमें दिखाया। इसके पीछे फिर मकसद कुछ और हो सकता है। मैं आपसे मैंने पूछना वही चाहता- कहा, क्या मैंने पहले वही कहा। मैं कोशिश जी। करूं बताने की जी। कि सब संस्थाओं ने तो इन्होंने काबू कर खत्म। दिया। इलेक्शन कमीशन हो, गवर्नर हो, वाइस चांसलर्स हो, आईआईटी डायरेक्टर्स हो, सीएजी हो, आरबीआई गवर्नर ईडी हो, सीबीआई हो, सब पे कब्जा है। लेकिन एक ही संस्था पे कब्जा नहीं है आज भी। करप्शन है जुडिशरी में, लेकिन कब्जा नहीं है। हाँ, कब्जा तो नहीं। असली मकसद ये है कि इस मोशन से वो चाहते हैं कि कानून बदल दें, और लगाम पे ना दें। और ये नियुक्ति हमारे हाथ में आए, और इस इंस्टीट्यूशन को भी पूरी तरह से कब्जा। कमिटेड जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपके सामने एक विचार रखना बचाए चाहता तो हूँ। नहीं, ये सच है, अहंकार इनका। और तो आप समझते हो कि यही हो सकता है? हाँ, हो सकता है। करप्शन एक दिखावा है, और असली मंशा है वो कैप्चर करना ये judiciary डरे हुए को। रहने दो, और जो जजमेंट कब्जे का तो इनका हर संस्था ये तो सर मतलब जो कानून लेके आ रहे थे तो लड़ भिड़ के किसी तरीके से रुके हैं, वरना तो इनका तो लोगों के घरों में इनका बस चले तो सीसीटीवी लगा दें। अब देखिए ना, इन्होंने जिस तरह से बिहार में ये SIR लगाया है, उससे साफ जाहिर है कि ये सारे इलेक्ट्रल सिस्टम पे कब्जा करना चाहते अरे बिहार कहाँ, सर, आज तो आप- अनाउंस करें कि आप देश भर में बताइए, ये हैं। होने आपने वाला कहा, उन्होंने कहा कर्नाटका में देश भर में लागू राहुल देश भर में करने लागू। वाले महाराष्ट्र। हैं। They are doing it। सर 52 लाख वोट कट चुके हैं। बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचता। 52 लाख वोट, 2 लाख 2.5 लाख वोट से तो 10-10 20-20 सीट का फर्क आ जाता है सर। आपने 52 लाख वोट काट दिया, तो अब बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं है।
चुनाव आयोग ने जीत का प्रमाण पत्र नरेंद्र मोदी जी को चुनाव से पहले दे दिया है वहां पे। अब ये एसआईआर अगर लागू हो गया, आप बताइए गरीब पर मजदूर, आप चुनाव क्यों लड़ते? सर दिल्ली में हाँ, ये वेस्ट है। मैंने जो बिहार के मजदूर या जो गरीब आदमी, ऑटो वाला, रिक्शे वाला जो यहाँ दिल्ली में रहता है, वो कहां से जाएगा जन्म प्रमाण पत्र देने? अपना जन्म प्रमाण पत्र, अपने माँ बाप का जन्म जानकारी भी तो होना चाहिए। अच्छा, इनको कागज की बड़ी शौक लगी रहती है, और 11 साल हो गए अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ। और अब पूरे देश से इनको कागज चाहिए। आप तो उस चर्चा पर चले गए जो हम चर्चा नहीं करना चाहते। मैं ये कह रहा हूं कि ये एसआईआर जो है, ये जबरदस्ती एक लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। ये भी एक पूरे चुनावी सिस्टम पे कब्जा करने की तैयारी है। जैसे आप कह रहे हैं जुडिशरी पे, ये एक चुनावी तंत्र पे पूरी तरीके से इनका कब्जा हो गया। मीडिया पे कब्जा हो गया, चुनावी सिस्टम पे कब्जा हो गया, फिर जुडिशरी पे कब्जा हो गया, बाकी संस्थाओं पे कब्जा हो गया, फिर रहा क्या? बनाना रिपब्लिक। वो तो आप वो स्थिति जो है वो फासिज्म और नहीं, फिर आप चुनाव क्यों लड़ते हो? फिर आप तो कहो कि जो आपने करना है करो। ये सच है। अभी सवाल करना है कि अब क्यों सर लड़े? 28 तारीख का इंतजार मेरे ख्याल से सबको है, पूरे देश को। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट अगर कोई इस पे एक्शन नहीं लेता है, तो फिर वाकई बिहार के चुनाव का तो कोई मतलब नहीं है। काहे को लड़े फिर हम? अरे अक्लमंद को इशारा काफी है, इसीलिए तो जज के खिलाफ अभी कर रहे हैं। चुनावी आयोग को इशारा मिले, घोड़सवार तुम और लगाम हमारे। आप देखिए, कल किसी जज के आउट हाउस में कोई गांजा, कोई ड्रग पकड़ा जाए, तो फिर तो वो तो अंडर द ड्रग्स एक्ट उसको बुक कर दे। कानून के नजर में सब एक हैं, उनके गले बांध पे हाथ लगा देंगे तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ। और आपको मालूम है, आउट हाउस में तो कई लोग 20, 30, 40 लोग रहते हैं। हम भी मंत्री रहे हैं वहाँ, हमें मालूम ही नहीं वो क्या करते हैं, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। सही बात, यही नहीं मालूम। तो मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मामला ये ला रहे हैं, मकसद ये है कि वहाँ भी पूरी कब्जा किया जाए। और जिस तरह से आज के दिन लोअर जुडिशरी में कोई किसी को बेल नहीं देता, हाँ, वो डरे रहते हैं सर। और जिस तरह से ईडी के प्रति जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जो लोगों को, एक तो खैर कानूनी तौर पे उनको अंदर भी करती है। अब तो सीजीआई ने भी खुलेआम कह दिया कि करेक्ट। हाँ, तो मतलब कि तो इस रवैये में तो फिर कोई अपनी आवाज तो उठा ही नहीं सकेगा। आपको याद है लोकसभा पिछले लोकसभा इलेक्शन के पहले अरुण गोयल जी ने रिजाइन कर लिया, लवासा साहब के खिलाफ इन्होंने शुरू कर दिया, आपको याद है? तो क्यों? मैं वही कही, आप अगर पलट के देखेंगे तो वन बाय वन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी को ये गिराते, तोड़ते, बंद करते हुए आ रहे हैं। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में खाली सीट्स रखे हैं, पालतू रखे हैं, और एक आध बंदे को खुश करके सामने लवासा साहब ने डिसेंट किया तो उनके खिलाफ, बेटे के खिलाफ नोटिस हो गया, और बीबी के खिलाफ रिजाइन कर दिया, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो मतलब कि जो आवाज उठाएगा, चुनाव और आरबीआई गवर्नर, मुझे याद है जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो एक लोकायुक्त की नियुक्ति होनी थी, और उसमें गवर्नर ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नियुक्ति की। 8 साल तो पहले लोकायुक्त की पोजीशन इन्होंने किसी की नियुक्ति नहीं की। उसके बाद वो नहीं उन्होंने माना, इन्होंने तुरंत ही रिट पिटीशन फाइल कर दिया कि हम ये नहीं मानते। मैटर सुप्रीम कोर्ट के गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बिल्कुल ठीक किया है जो गवर्नर ने, फिर भी इन्होंने नहीं किया। जस्टिस आर.ए. मेहता साहब थे, उन्होंने अल्टीमेटली रिजाइन कर दिया। मतलब कि ये जो रवैया इनका रहा है गुजरात से चल रहा है। एक सीख और मिलती है सर इससे, धनखड़ साहब के प्रकरण से, और जो लोग आज इनका साथ दे रहे हैं, हर सही गलत काम का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सीख है कि ये किसी के सगे नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है, ये बात सही। ये मैंने कल कहा, ये किसी के सगे नहीं है कि जितने लोग यहाँ से कूद के जो इनका साथ दे रहे हैं, जो इनका समर्थन कर रहे हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि उनको ये मौके पे कहीं उनसे थोड़ा भी लाइन हटने पे उनको ये छोड़ देंगे, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। धनखड़ साहब थोड़ा सा लाइन हटे, इनके हिसाब से इस्तीफा करवा दिया उनका। उपराष्ट्रपति वो तो कहते हैं बाहर जाकर के देखिए, हमारा देश इतना सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है,
और अगर संजय सिंह जी जैसे और रेणुका जी जैसे और जावेद भाई के जैसे आवाज़ उठा के बात कर सकते हैं तो ये निश्चित है कि लोकतंत्र। बस एक उम्मीद रख रहे हैं, ज्यादा मतलब दिन नहीं, मेरा ये हम भी कहना अंदर है, जाएंगे, डोंट वरी। बाहर जाकर तो सभी ये कहेंगे, अभी तक की स्थिति तो यही है कि बाहर जाकर के तो ये कहना ही है, इतना राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद कह लीजिए, वो हम लोगों के अंदर अभी शेष है। लेकिन जब सर से ऊपर पानी इन्होंने ही कहा था तो मुझे शर्म आती है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा क्यों हुआ। आपको याद नहीं? बिल्कुल और अंग्रेजी बोलने वाले सब उन्होंने खुद कहा ये बात। दक्षिण कोरिया में बोला था। दक्षिण कोरिया बाहर जाके बोला था ना। लेकिन हम उनके और अगर तरीके से राहुल नहीं। गांधी बोलेगा तो वो कहेंगे ये एंटी नेशनल है। दक्षिण कोरिया में बोला था ना। कितनी पहले लोग 2014 के पहले लोग कहते थे पता नहीं कहाँ पैदा हो गए। करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इस किस्म का लोकतंत्र तो ज़्यादा साल चल नहीं सकता। और शायद मुझे जो लग रहा है कि आरएसएस को भी शायद ये अनुमान हो गया है कि ये अभी ज़्यादा साल चलने नहीं वाला। अब सर इन्होंने 75 साल तो सब पे लागू किया है, देखिए क्या होता है इनके। 11 सितंबर को भागवत जी का 75 साल पूरा हो रहा है। अगर भागवत जी इस्तीफा देते हैं तो 17 सितंबर को मोदी जी का 75 साल पूरा। सत्ता में भागवत जी का उस तरीके से नहीं, मैं ये इनकी मातृ संस्था आरएसएस है, उसके प्रमुख ने कहा कि भाई 75 साल में इस्तीफा दे देना चाहिए। 11 सितंबर को उनका 75 साल पूरा हो रहा है भागवत जी का, 17 सितंबर को मोदी जी का 75 साल पूरा हो रहा है। तो जो प्रधानमंत्री सुमित्रा महाजन जी से लेके, लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेके, मुरली मनोहर जोशी जी, कलराज मिश्रा जी, तमाम नेताओं को रिटायर करा चुका है 75 साल के क्राइटेरिया के हिसाब से, तो अब उनको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ये तो आपकी मतलब के सोच है। नहीं, इट इज द रूल। बस रूल हम कौन से बनाए? इस देश में कौन सा रूल चलता है भैया? हमें बता दीजिए, हमें बता दीजिए कौन सा रूल चलता है। वो खुद ही लगाए, हम क्या करेंगे? रूल तो ये बनाते हैं और जैसे चलाना चाहे चलाते हैं। जब हम लोग इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। हम मैं धनखड़ साहब का जिक्र करना चाहूंगा। जब हम लोग उनके चैम्बर में जा करके उनसे शिकायत करते थे, साहब आपने फर्स्ट टर्म के एमपी को इतना बड़ा बंगला कैसे दे दिया, तो वो कहते थे एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो रूल्स हर जगह होंगे, ये वहाँ भी एक्सेप्शन कुछ हो जाते हैं और ऐसा कोई रूल है भी नहीं। लेकिन मुझे अभी धनखड़ साहब से उम्मीद है कि वो एक दिन ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि बोलना उनका शौक है और बोलना उनकी आदत है। आज नहीं तो कल कोई वक्त ऐसा आएगा जब वो बोलेंगे, तभी मैं समझता हूँ कि इस सर फेयरवेल स्पीच भी इसीलिए नहीं कराएगी। हाँ, ये भी खतरा था कि शायद फेयरवेल स्पीच में ही वो बोलना कुछ बोलना थे। तो ये भी जावेद भाई फेयरवेल स्पीच तो अभी टाइम है। वो बालीयोगी थिएटर में हमने हामिद अंसारी साहब की और वेंकैया नायडू साहब की स्पीच देखी। वो बाहर होती है, वो 10-15 दिन बाद होती है रिटायरमेंट की। वो चलिए हम सोचते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसके बाद शायद वो हमें कुछ बता अब देंगे। असली खतरा, ना उम्मीद मत होना। असली खतरा यही है कि वो स्वास्थ्य का बुनियाद बना के इसको हटाएं। भविष्य में उनका स्वास्थ्य का असली बात क्या होगा, हम उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक नहीं, रहेगा। स्वास्थ्य कारणों से स्पीच भी नहीं कराएंगे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। फेयरवेल कहेंगे फेयरवेल लेने लायक नहीं है, वो स्पीच नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग उनकी बोलती बंद हो गई, लैरिंजाइटिस आ गया। चलिए हमने एक स्वास्थ्य के बारे में बताऊं, अरुण जेटली साहब की फाइलें आईसीयू में जाती थी। हाँ। मनोहर पारीकर साहब जो है वो पद पर रहते हुए दिवंगत हुए। ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो और अपने वो कर्नाटका के जो मंत्री थे उनका भी जो पार्लियामेंट अनंत कुमार साहब वो पद पर रहते हुए दिवंगत हुए। तो ये तो पहला ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि जो सुबह मीटिंग चलाए, हाउस पे आए, सेशन चालू करे और जब उनका ऑपरेशन हुआ तो तीसरे दिन आ गए थे। तीसरे दिन तीसरे दिन थर्ड डे ये दूसरे किस्म की बीमारी थी। आप इसको समझ कैसे? मैंने वही कहा, ये अजीब वायरस है, सिर्फ भाजपा में घूमती है ये। चलिए, तो वही लोग शिकार होते अच्छी हैं। चर्चा रही ताकि देशवासियों को पता चले कि इसके पीछे असलियत क्या है, इसके पीछे सरकार की सोच क्या है और क्या लोकतंत्र को वाकई में खतरा है, और अगर है तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।